सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग अस और आपकी तारीफ में क्या कहा जाए। आप जो लिखते हैं या आप जो कहते हैं बस हम नजरों के सामने उसे फील कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग अस। प्लेजर प्लेजर। सब आप जैसे सुनने वाले और हमें प्रमोट करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम अच्छा काम कर पाते हैं। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है आपके लिखे हुए गाने को। तो पहले तो क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा लगता है कोई भी गाना कभी भी लोगों तक पहुंचे। जब हम कहते हैं ना गाना हिट हो गया, तो गाना हिट होने का मतलब एक राइटर के लिए या गाना बनाने वाले के लिए ये नहीं होता है कि कुछ वो मॉनिटरी लेवल पे हिट हो गया। हिट होने का हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुशी है वो यही होती है कि लोगों तक पहुंच गया। जिनके लिए गाना लिखा था, जिनके लिए बनाया था, अब उन तक पहुंच गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मंजूरी दे दी, अपनी मुहर लगा दी। अब ठीक है, क्योंकि फैक्ट यही है उमेश के दुनिया में कोई भी क्रिएटर तब तक दिल से खुश नहीं हो सकता जब तक आम जनता, आम सुनने वाले जो श्रोता हैं, जो आम लोग हैं, वो उस पर अपना अप्रूवल ना दे दें। तो जब गाना मकबूल होता है, जब आप कहते हैं कि भाई ये गाना बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा कैचअप हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि आम जनता को अच्छा लग गया, तो हमारा काम हो गया जी। सो इसके पहले जो ये गाने को रीमेक किया गया है, कुछ कुछ अंश में कहा जाए तो आपने पहला वाला गाना इसके पहले सुना था या फिर उस गाने के बड़ी फैन फॉलोइंग थी, तो क्या कुछ वो मोमेंट था? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब मैं तो जिस जनरेशन का हूँ, तो हम तो अताउल्लाह खान को सुन सुन के बड़े हुए हैं। जी जी तो जी खूब सुना था, बहुत बार सुना था। लेकिन जब हम रिक्रिएट करने पे आते हैं कोई गाना, जी, तो एक बात तय है कि अगर हम उसमें 2020 नहीं मिलाएंगे ना, 2020 में हम रिक्रिएट कर रहे हैं, तो वो 2020 मिलाना बहुत जरूरी है। और क्या वजह है कि हम उस गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि वो गाना ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है, क्योंकि वो गाना एक जमाने में एक जनरेशन ऑफ लिसनर्स को बहुत अपील कर चुका है। तो हमें उम्मीद है कि इस गाने में कुछ तो बात थी, कुछ तो कनेक्ट था कि उस वक्त बहुत अच्छा सुना गया। तो अगर इस गाने को दोबारा रीपैकेज करके, नए तरीके से अप्रोच करके हम नई जनरेशन को सुना पाए, क्योंकि नई जनरेशन को तो पता नहीं है, ये जितने भी इस वक्त कॉलेज गोइंग किड्स हैं या जो म्यूजिक बाई करने वाले लोग हैं, जो 13 से 33 साल की उम्र वाले हैं, इनमें से ज्यादातर को नहीं पता कि ऐसा कोई गाना कभी आ चुका था। लेकिन अब अगर आप वही गाना जैसा कि पहले था वैसे का वैसा इनको सुना दोगे, तो उनको पसंद नहीं आएगा। रीजन उसका बहुत सिंपल है, उस जमाने का साउंड कुछ और था, अभी नया साउंड चाहिए उनको। उस जमाने में जो एक्सप्रेशंस थे लिखने में, वो बड़े बीटिंग अराउंड द बुश वाले थे। मतलब कोई बात सीधी नहीं बोली जाती थी, जुल्फों में, समंदर में, बादल में, चांद में, आसमान में, इस तरह घुमा फिरा के बात की जाती थी। आज का जो यूथ है ना, और जो म्यूजिक कंज्यूम करने वाले लोग हैं, वो बहुत सीधी बात पसंद करते हैं, टॉकिंग, बोलचाल की भाषा पसंद करते हैं, बहुत मुहावरेबाजी उनको नहीं अच्छी लगती। तो इसीलिए आप देखें कि जब हमने इसको रिक्रिएट किया, तो ये एक लाइन छोड़ के, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, इसके अलावा हमने कुछ भी ओरिजिनल गाने का नहीं लिया है। जी जी जी। और हमने अपना अप्रोच क्या रखा है, अब आप अप्रोच देखें तो समझ में आएगा कि हमने बातचीत का अप्रोच रखा है। हुक लाइन जो हमारी मुखड़े में ही आती है, क्रॉस की लाइन, कि जैसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के। तो मतलब ये तो बातचीत है, जैसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे। इसके पहले भी अगर आप देखें, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन कोई ना चाहेगा तुमको मेरी तरह। तो ये आप देख रहे हैं, बात करने वाली क्वालिटी है गाने में। तो यही एक चीज है जो भूषण जी ने, मैंने, रोचक कोहली ने और बी प्राक ने मिलकर कोशिश की कि हम इसको थोड़ा कोलोकियल बना पाए, थोड़ा कन्वर्सेशनल बना पाए और थोड़ा 2020 बना पाए। बेशक वो सभी के दिलों में उतर भी रहा है, जो आपकी कोशिश है। और खैर अगर बात की जाए मनोज सर, गाने बनते आ रहे हैं, सदियों से बनते आ रहे हैं और काफी पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन आज की जनरेशन की जो चॉइस होती है, उसे किस तरह समझा जाता है, किस तरह हम क्या मतलब कहा जाए तो किस तरह हम समझ सकते हैं कि ये आज की जनरेशन इस तरह की नीड है, उन्हें इस तरह के गाने की जरूरत है? देखिए, एक्सपोज्ड बहुत है आज की जनरेशन। जी। जब मुझे याद है, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो उस वक्त मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। मेरे पास ही नहीं, इन जनरल सभी म्यूजिक सुनने वालों के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे म्यूजिक सुनने के। लेकिन आज की जनरेशन जस्टिन बीबर भी सुन रही है, वो एडील को भी सुन रही है, वो पूरी दुनिया में भर के गाने सुन रही है, वो कोरियन म्यूजिक भी सुन रही है, वो स्पेनिश म्यूजिक भी सुन रही है, वो डीजे स्नेक को भी सुन रही है। जी। तो उनके कानों पे बहुत तरह के रंग चढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने सुना हुआ है। लेकिन साथ ही हमारी खासियत कहाँ है? हाउ कैन वी बी डिफरेंट? हम वहां डिफरेंट हो सकते हैं जहां हम इमोशंस हिंदुस्तानी लाएं, लेकिन साउंड इंटरनेशनल रखें। एग्जैक्टली।
तो ये वाला जो एक सिनर्जी है ना, ये जो एक दो दुनियाओं का मिलन है, मैं अपने गानों में हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो इमोशन है वो एकदम इंडियन इमोशन, आप जान लीजिए हार्ट ब्रेक को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये पहले भी जी करते थे, आज भी करते हैं। ये जी शायद इंडिया के अलावा कहीं हार्ट ब्रेक सेलिब्रेट नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ दिल टूटने का जश्न मनाया जाता है, वो चाहे जश्न की बात, आप समझ रहे हैं मैं कैसे जश्न की बात कर रहा जी हूँ, जी जी कि दिल टूटता है तो आप रोना भी, आंसू बहाना भी, दुखी होना भी एक तरह का एक सेलिब्रेशन है। तो दैट इज हाउ वी एज इंडियंस आर। तो जब हमारे यहाँ, और ये एक बात आप और देख लें, पूरी दुनिया में ये अकेला देश है जहां के जन्म से लेके मौत तक हर सिचुएशन के लिए गाने गाए जाते हैं, और जी कहीं जी ऐसा नहीं होता है। तो हमारी इतनी जड़ों में म्यूजिक, इतने अंदर हमारे म्यूजिक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस जनरेशन को गाना परोसने वाले हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो हम इस बात की इज्जत करें, क्योंकि प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां हम इनको इग्नोर करना शुरू करते हैं, ये बोल के, कह रहे यार ये लोग फालतू गाने सुनते रहते हैं, वो वेस्टर्न म्यूजिक सुनते रहते हैं। आप ये बोल के उनसे कट जाओगे, क्योंकि वो तो सुनेंगे, वो वेस्टर्न म्यूजिक सुनेंगे, लेकिन आपको सुनना छोड़ देंगे फिर। तो जरूरी ये है कि पहले जो उनकी पसंद है उसका आप ख्याल रखें कि ये वेस्टर्न म्यूजिक क्यों सुनते हैं भाई, इसलिए सुनते हैं कि उनको वैसा साउंड इंडियन गानों में नहीं मिलता, तो क्यों ना हम जी कोशिश करें कि वैसा साउंड इनको इंडियन गानों में दें। तो इससे हम भी थोड़ा बेहतर काम करना शुरू करते हैं। यही एक चीज है कि ये दोनों जो अलग अलग ध्रुव हैं, अलग अलग पोल्स हैं, जब ये मिल जाती हैं, इंडियन इमोशंस, इंटरनेशनल साउंड, ये मिल गया तो गाना हिट है। बस सही कहा आपने। और हर एक चीज का जो मिक्सचर है ना वो आप में बखूबी नजर आता है। इसी वजह से आपके छोटी छोटी जो लाइन होती है वो भी काफी कुछ समझा जाती है, काफी कुछ सिखा जाती है। तो हाल ही में आपने पोस्ट किया था जहां पर एक टैलेंट को लेकर आप काफी उनके लिए आपने पोस्ट भी की थी कि ये ऐसे टैलेंटेड लोग, और ऐसी पोस्ट सिर्फ वही कर सकता है जो इस तरह का स्ट्रगल या इस तरह की तकलीफ से पार पाया हो या उस तरह की तकलीफ का सामना किया हो। कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की जर्नी आपने देखी है, किस तरह का स्ट्रगल, किस तरह की जर्नी आपने अपनी पर्सनल लाइफ में फील की है? यार उमेश, मेरी जर्नी एकदम एग्जैक्टली वही रही जैसे कि किसी भी एक स्मॉल टाउन के लड़के की जर्नी रहती है जिसका कोई माई बाप मुंबई शहर में नहीं है। ओके। तो मुझे तो कोई नहीं जानता था यहाँ इस शहर में, मेरी 7 पुश्तों में कोई मुंबई आया नहीं था कभी। और आप ओके। इमेजिन करें कि 97 98 का जो जमाना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आज से तकरीबन कितने साल, 23 बीस साल 22 साल, जी 24 साल पहले की बात है। तो 24 साल पहले अमेठी जैसे एक छोटे से गांव में, कस्बे में, जब आप अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपको राइटर बनना है, मुंबई जाना है, फिल्मों में स्ट्रगल करना है, तो सब आपको ऐसे देखते हैं कि यार या तो ये पगला गया है, और या तो अब इसने बर्बादी का रास्ता पकड़ लिया है, अब खत्म समझो उसकी कहानी। जी लेकिन लेकिन मेरे साथ एक चीज बहुत तय थी, क्योंकि मैं किसी बदगुमानी में नहीं था। मैं मुंबई जाने के पहले अपने आप को बहुत तैयार कर चुका था। तैयार कैसे करते हैं आप एज ए राइटर? बहुत सारा पढ़ के, और अपने आप को एकदम सही तरीके से जज करके कि आप जो लिख रहे हो वो खाली आपके दोस्त लोग ही उस पर वाह वाह करेंगे कि वाकई उसका कोई चांस है नेशनल लेवल पे। गली जी क्रिकेट खेलना एक चीज है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना एक चीज है। जी। तो मैं गली क्रिकेट से खुश नहीं था। मुझे ये बात ओके। समझ में आती थी कि मेरी जो दुनिया है वो बहुत आगे है और मेरे अंदर है वो देने के लिए। यही कॉन्फिडेंस था। आ जी गया यहाँ, तकरीबन 15 साल तक का स्ट्रगल मेरा चला है फिल्मों में आने के पहले। हालांकि टेलीविजन तो मैंने बहुत पहले से लिखना शुरू कर दिया, और मैं जी बहुत खुश होकर बात कहता हूँ आज के जमाने में लोगों को कि टेलीविजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपको डिग्निटी देना शुरू कर देता है डे वन से। क्योंकि फिल्मों में आपकी एंट्री होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप में दम है, अगर आप अच्छा काम करते हैं, तो टेलीविजन आपके लिए दरवाजे तुरंत खोल देता है, और वहां आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। आप किसी के मोहताज नहीं रह जाते, आपको किसी की तरफ मिन्नत भरी नजर से देखने की जरूरत नहीं रह जाती। तो टेलीविजन मेरे साथ ये ऐसा ही हुआ। बहुत सारा, बहुत कुछ लिखा टेलीविजन पे, तकरीबन 14-15 साल दिन रात टेलीविजन लिखता रहा। केबीसी से लेके झलक दिखला जा से लेके इंडियन आइडल, जितने भी अपने बड़े बड़े रियलिटी शोज देखे हैं, मैं समझता हूँ 70-80% मेरे लिखे हुए थे। और फिर लेकिन मैं बैक ऑफ द माइंड इंतजार करता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं गाने लिखूंगा, क्योंकि मैं तो गाने लिखने आया था। और फिर एक दिन मौका मिला, मैंने एक गीत लिखा जो कि इस देश का सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ उस साल का, गलियां तेरी गलियां। तेरी गलियां। जी, तो तेरी गलियां के बाद से फिर रास्ते खुल गए, और तेरी गलियां से लेकर तेरी मिट्टी तक
अब आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। तेरी मिट्टी की अगर आज बात भी होती है तो मनोज सर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना लोगों के दिलों में बस चुका है वो गाना। हाल ही में आपने एक गाना भी रिलीज किया था, सिचुएशन के मुताबिक बहुत ही सटीक वो गाना था। गाना कहा जाए तो पोयम कहा जाए तो ठीक होगा, हम हार नहीं मानेंगे। तो और ये बखूबी एक रियलिटी को प्रेजेंट करता है। तो कहीं आपने भी इस तरह की चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ कभी देखी थी जो आप? देखिए, मुझे एक बात का अफसोस हुआ कि जी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं जो बड़ी दर्दनाक हैं, मतलब जी जी सुशांत का जाना हम सबको अंदर से खाली कर गया है, निचोड़ गया है अंदर तक। और स्पेशली हमारा तो एक रिश्ता भी रहा, हमने एक इतनी बड़ी फिल्म साथ में की थी, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। लेकिन उसके बिना बिना एक दूसरा नैरेटिव सेट होने लगा जिससे मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही। एक ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि नेपोटिज्म इतना ज्यादा है इस इंडस्ट्री में कि अब किसी की दाल नहीं गलने वाली। अब कोई जबलपुर से, जोधपुर से, जयपुर से, गौरीगंज से, अमेठी से और ऐसे छोटे छोटे शहरों से हिंदुस्तान के एक बैग सीने पे टांग के मुंबई आके कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो बड़े खुराफाती लोग हैं, बड़े घड़ियाल हैं जो आपको कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा एक माहौल बनने लगा। मुझे इस माहौल से प्रॉब्लम है। ऐसा माहौल ना बनाएं आप, क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा कुछ है नहीं इस इंडस्ट्री में ही नहीं, दुनिया की हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, दुनिया की हर इंडस्ट्री में डायनेस्टिज्म है, दुनिया की हर इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है, एक टाइट ग्रुप होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नया है, कुछ अलग है, ऐसा नहीं है जी। तो एक जो घबराहट लोगों में पैदा होने लगी थी, ये कविता मैंने उसी घबराहट को काउंटर करने के लिए लिखी थी कि अगर नेपोटिज्म है भी, अगर ऐसे लोग हैं जो हमें कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तो अगर तुम हो ताकतवर तो हम भी ताकतवर हैं, क्योंकि नेपोटिज्म अगर बहुत कोशिश कर ले तो गाड़ी बना सकता है, पेट्रोल नहीं बना सकता। पेट्रोल मिट्टी से आता है और तुम बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चला सकते। जी जी। तो मैंने ये मान लिया कि तुम गाड़ी बना लोगे, तुम फिल्में अपनी खड़ी कर लोगे, लेकिन तुम्हारी फिल्मों को लिखेगा कौन? तुम्हारी फिल्में बिना लिखे तो बन नहीं जाएंगी, तुम्हारी फिल्में बिना डायरेक्ट किए तो बन नहीं जाएंगी, तुम्हारी फिल्में बगैर म्यूजिक के, बगैर गाने के तो बन नहीं जाएंगी। वो सब कौन करेगा? तो असली जो रॉ टैलेंट है, जो टैलेंट नेपोटिज्म की लेबोरेटरी में कल्चर नहीं किया जाता, जो मिट्टी में तप के सोना होता है, वो टैलेंट हम ही लोग हैं, वो टैलेंट छोटे शहर वाले लोग हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है घबराने की कि यार हमारी वहां दाल नहीं गलेगी। आप प्लीज आइए, आपकी बहुत जरूरत है इस इंडस्ट्री को। अगर आप नहीं आओगे तो फिर हम नकली टैलेंट के भरोसे रह जाएंगे, जो टैलेंट असल में टैलेंट है ही नहीं है, जो सिर्फ झाड़ पोंछ पे खड़ा कर दिया गया है। जी। तो इसलिए वो कविता पूरी तरह से इसलिए लिखी गई थी कि आप इंस्पायर हों, और जो भी यूथ है इस देश का, जो भी छोटे शहरों के लोग हैं, वो बहुत दमदार हैं, उनके अंदर असली असली ताकत है, एंड दे शुड कम एंड ट्राई देयर लक इन दिस इंडस्ट्री। आप बैठे मत रह जाओ वहां के एक बहुत हादसा हो गया बड़ा, और एक बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा स्टार हमारा भाई वो दुनिया से चला गया, तो अब इस इंडस्ट्री को आप टैबू मान लो। ऐसा नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में आओ, इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाओ और चीजें बदलो। सिस्टम से बाहर रह के तो आप बदल नहीं पाओगे, लेकिन जब आप सिस्टम में आ जाओगे तो आप बदल दोगे। आप एक ऐसी मिसाल बनोगे, आप अगला शाहरुख खान बनोगे। शाहरुख खान कोई नेपोटिज्म नहीं है, अक्षय कुमार कोई नेपोटिज्म नहीं है, कंगना रनावत नेपोटिज्म नहीं है, आयुष्मान खुराना नेपोटिज्म नहीं है। ये सब लोग भी तो कामयाब हुए हैं इस इंडस्ट्री में आके। और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत कामयाब एक्टर थे, वो तो खुद नेपोटिज्म नहीं थे जी। तो आपको वो दूसरा पहलू देखना पड़ेगा कि आज भी यहाँ जो धरती पुत्र हैं, जो मिट्टी के बेटे बेटियां हैं, वो कामयाब हो रहे हैं और जम के कामयाब हो रहे हैं। तो आप खाली आईने का एक चेहरा मत देखें कि यहाँ बहुत धुंध है, बड़ा धुंधलापन है। ऐसा नहीं है, चमक भी यही है। आप आए और उस चमक का हिस्सा बने। जी। मनोज सर, जब सुशांत की बात हुई तो सुशांत से मेरी भी हमेशा मुलाकात होती रही और हर बार मुझे उनकी मुलाकात में काफी कुछ सीखने मिला और काफी कुछ जानने मिला, काफी नॉलेजेबल है। उनसे क्या क्या उन्हें खास बनाता था मनोज सर, कुछ बताएं उनके बारे में? बिहार का होना, पटना का होना उनको खास बनाता था। ओके। एक ऐसा आदमी जो इतना ब्रिलियंट था कि रॉकेट साइंस पे और क्वांटम फिजिक्स पे बात कर सकता था आपके साथ घंटों घंटों, और सेंस की बात कर सकता था। वो आदमी जब आपसे मिलता था तो ऐसे मिलता था जैसे कोई बिहारी लड़का आम सा। तो वो जो आम बिहारी लड़का था ना, वो कभी सुशांत के अंदर से गया नहीं, और इसीलिए वो अपने कैरेक्टर्स में इतना बढ़िया दिखते थे।
आप धोनी देखें, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, एक एक सीन में आपको लगेगा कि ये आदमी एक्टिंग कर ही नहीं रहा है, ये आदमी खुद अपने को जी रहा है। तो एक्चुअली MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने कहीं एक्टिंग नहीं की थी, वो अपने आप को ही जी रहे थे। जब वो कहते हैं कि एक चांस हमको भी दीजिए ना सर, तो एक चांस हमको भी दीजिए ना सर में पूरा का पूरा रांची, बिहार, उत्तर प्रदेश बोलता है जी। तो सुशांत सिंह की खासियत सबसे ज्यादा जो यही थी कि वो एकदम ग्राउंडेड थे और उनके ऊपर कोई भूत नहीं सवार हुआ था कि बहुत कामयाब एक्टर हो गए। पिछली फिल्म भी उनकी 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया उसने, छिछोरे का बहुत बड़ी हिट फिल्म रही, पर उन सबका असर कभी सुशांत पे नहीं रहा। सुशांत का जो एटीट्यूड था ना, जो लोग कहते हैं कि ये बड़ा एटीट्यूड था, तो एटीट्यूड तो उसके अंदर तब भी था जब वो टीवी एक्टर था। यही तो खास बात है कि बदला नहीं वो बंदा। जी जी। मतलब उस वक्त भी जब वो टीवी करते थे और फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त भी सुशांत सिंह ने कभी खराब और घटिया फिल्में नहीं की। बहुत ऑफर्स आए उस वक्त भी, मैं पर्सनली जानता हूँ ये बात, कई बार कई ऑफर्स आए कि आप पवित्र रिश्ता छोड़ के ये कर लो वो कर लो, बट उसने नहीं, पिक्चर तो मैं बिना स्क्रिप्ट पढ़े नहीं करूंगा। और ये बात भी सच है कि सुशांत सिंह ने, जहां तक मैंने सुना है, काई पोचे मतलब इतनी बड़ी फिल्म थी, उस फिल्म को करने के पहले भी स्क्रिप्ट मांगी थी कि अगर मुझे स्क्रिप्ट समझ में आएगी तो मैं करूंगा जी। तो दैट वाज सुशांत सिंह फॉर मी कि डर नहीं है कोई, इनसिक्योरिटी नहीं है कोई, हमारे पास हमारा टैलेंट है, हमारा टैलेंट हमारा भगवान है, दूसरे किसी भगवान को हम जानते नहीं है। तो ये चीज सीखने लायक है सुशांत से हम सबको जी। बेशक तो फिर भी सुशांत भले ही यहाँ से दूर चले हो, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा हमारी यादों के साथ वो बने रहेंगे। तो सर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ धमाल, क्या कुछ धमाका लेकर आ रहे हैं सर? बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ आने वाले दिनों में। भुज आ रही है मेरी फिल्म, उसके सारे गाने मैंने किए हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। साइना आ रही है, साइना के बहुत सारे अच्छे गाने हैं। सत्यमेव जयते पार्ट 2 आ रही है, और अभी मैंने विक्रम वेदा लिखी पूरी फिल्म आमिर खान के साथ, तो वो भी है। ऐसी तमाम फिल्में हैं जो आ रही हैं, धीरे धीरे आपको सब तहें खुलती जाएंगी। खैर जाते जाते हमारे जो आज जो देश में सिचुएशन है उसे देखते हुए जो हमारे लिए खड़े हैं, कहा जाए डॉक्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए अगर कुछ 2 लाइनें अगर आप कुछ कह दें। डॉक्टर्स के लिए तो मैंने तेरी मिट्टी का ट्रिब्यूट लिख दिया था, और मेरे ख्याल से वही मैं उनको दोबारा दोहरा सकता हूँ कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तो डॉक्टर्स इस नए जमाने के, इस कोविड दौर के सिपाही हैं, वो सोल्जर्स हैं। तो उनको डॉक्टर्स कहना ही मैं बंद कर चुका हूँ, मैं उनको सोल्जर्स कहता हूँ। क्योंकि सोल्जर क्यों सोल्जर है? सोल्जर इसलिए सोल्जर है क्योंकि वो अपनी परवाह नहीं करता। सोल्जर के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। आपके मेरे लिए फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं कि भाई हमें वक्त पे खाने का, वक्त पे सोने का, टाइम पे काम करने का और टाइम पे आराम करने का हक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपको पता है सोल्जर को कोई राइट नहीं होता, उसके लिए कोई टाइम नहीं है जी। तो यही जो सोल्जर्स की खूबी है वो पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर्स में देखी गई है कि डॉक्टर्स ने सोल्जर्स की तरह काम किया है। और आज जब हम देखते हैं तो हमें कोविड सिचुएशन बड़ी गंभीर लगती है, लेकिन आप सोचें कि ये कितनी गंभीर होती अगर यही डॉक्टर्स ये मान के बैठ गए होते कि भाई ठीक है इतना ही काम करेंगे, इतना ही हमारा काम है, बाकी नहीं करना। लेकिन डॉक्टर्स ने शायद कहीं किसी वक्त पे आके दे वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। किसी ने सैलरी के लिए काम नहीं किया, किसी ने पेचेक के लिए काम नहीं किया, किसी ने अपनी आमदनी के लिए काम नहीं किया। ये पूरा का पूरा जो समूह है इसने सिर्फ इसलिए काम किया कि देश पे एक आपदा आ पड़ी है, एक मुश्किल आ पड़ी है। इस मुश्किल से लड़ने के लिए ये सफेद वर्दियां चाहिए और ये सफेद वर्दियां हाजिर रहेंगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करें। होप कि आपने अपने अपने गानों से, अपनी पोएम से हम सभी को इंस्पायर तो किया, साथ ही साथ आपकी जो जर्नी रही है वो हर किसी को इंस्पायर करती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू उमेश, थैंक यू सो मच।